चलो ठीक है। पाचन तंत्र पूरा पढ़ा दिया गया था। उसके बाद श्वसन तंत्र के बारे में बताना है। थोड़ा पाचन तंत्र में ही कुछ बातों को दोहराया जा रहा है, फिर से उसको समझिए। पाचन तंत्र में हमने पढ़ा था आहार नाल से संबंधित पाचक ग्रंथियां। तो पाचक ग्रंथियां जो हैं आहार नाल से जो जुड़ी हुई होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। इसमें आपने पढ़ा था नंबर फर्स्ट लार ग्रंथियां, सेकंड थी यकृत या लीवर कहते हैं इसको इंग्लिश में, या जिगर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और थर्ड थी अग्नाशय। ये 3 पाचक ग्रंथियां हैं जो आहार नाल से जुड़ी हुई होती हैं, आहार नाल से संबंधित होती हैं। क्या कार्य होता है इनका? पाचक ग्रंथियां अपने में से विशेष प्रकार के रसायनों का श्रावण करती हैं, जिससे भोजन के विभिन्न अवयवों को पाचित किया जाता है, विभिन्न प्रकार के अवयवों का पाचन होता है। अब देखिए हम प्रत्येक ग्रंथि को अध्ययन करेंगे उसके बारे में। सबसे पहले पढ़ाते हैं हम लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथियां क्या हैं? या इनको एक नाम और भी दिया जाता है लाला ग्रंथियां, लाला ग्रंथि, है ना। तो ये लार ग्रंथियां हैं जो पाई जाती हैं मुख गुहा में। कहाँ पाई जाती हैं? मुख गुहा। मुख गुहा क्या है? मुख गुहा आहार नाल का प्रारंभिक भाग है। मुख गुहा क्या है? आहार नाल का प्रारंभिक भाग है, और इसी में ही लार ग्रंथियां जो है वो पाई जाती है। लार ग्रंथियां की जो संख्या होती है वो मनुष्य में 3 जोड़ी पाई जाती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। कुल संख्या इनकी 6 होती है ना। अब ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? इसमें नंबर 1 है अधोजिह्वा। अधोजिह्वा लार ग्रंथि। सेकंड है अधोहनु लार ग्रंथि। और थर्ड है कर्णमूल ग्रंथि, कर्णमूल लार ग्रंथि। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं जो मनुष्य के मुख गुहा में, आहार नाल के मुख गुहा में स्थित होती है। अधोजिह्वा ये जीभ के नीचे होती है। अधोहनु ये हनु के नीचे होती है, तुंडी के नीचे होती है। और कर्णमूल ग्रंथि जो होती है ये कान के नीचे होती है ना। जोड़ी में होती है। अधोजिह्वा एक जीभ के इस तरफ, दूसरी इस तरफ। अधोहनु एक इस तरफ, एक इस तरफ। और कर्णमूल जो है वो एक इस कान के नीचे और दूसरी इस कान के नीचे होती है। और ये ग्रंथियां अपने में से विशेष प्रकार के रसायनों को स्रावित करती हैं, और ये रसायन एक नलिका के माध्यम से आके हमारे मुख गुहा में खुलती है। ठीक है ना। तो ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हमारे शरीर में पाई जाती है। अब देखिए इन लार ग्रंथियों से जो रसायन स्रावित होता है, जो पाचक रस निकलता है, उसे हम लार कहते हैं। क्या कहते हैं? लार। जो लार ग्रंथियों से निकलने वाला पाचक रस है वो है लार, या इसे हम लाला रस कहते हैं। लाला रस जो लार ग्रंथियों से निकलने वाला पाचक रस है। अब ये पाचक रस भोजन के अवयवों को पाचित करने का कार्य करता है,
क्योंकि मुख गुहा में ये ग्रंथियां होती हैं और इसमें से लार नामक पाचक निकलता है, तो भोजन के अवयवों का पाचन जो है वो मुख गुहा में ही प्रारंभ हो जाता है। अब ये लार या लालारस भोजन के किस अवयव को पाचित करती है या भोजन पर क्या प्रभाव डालती है, क्या करती है ये, तो भोजन में जो मंड होता है, मंड, इस मंड पर ये लार में पाया जाने वाला एंजाइम जिसका नाम है टायलिन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो ये मंड के भोजन के मंड को माल्टोज नामक मीठी शर्करा में बदल देता है, माल्टोज नामक मीठी शर्करा में बदल देता है, शर्करा में बदल देता है। इस तरह से लार में पाए जाने वाले एंजाइम टायलिन का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह भोजन के मंड को माल्टोज नामक मीठी शर्करा में बदल देता है। तो भोजन को मुख में जितनी देर तक चबाया जाता है उतना ही उसमें, उस भोजन में लार की मात्रा मिलती जाती है, और जितना लार मिलेगा उतना ही टायलिन नामक जो एंजाइम है वो भोजन के मंड को माल्टोज में चेंज करेगा। और माल्टोज क्या है, माल्टोज बताया मैंने आपको कि माल्टोज एक मीठी शर्करा है जिसका स्वाद मीठा होता है। तो भोजन में जितना माल्टोज बनेगा उतना ही भोजन का स्वाद जो है वो मीठा होगा। इसीलिए कहा जाता है कि रोटी को आप जितनी अधिक देर तक चबाते हैं तो उसका क्या स्वाद जो होता है वो हल्का हल्का मीठा लगने लगता है। तो इस तरह से ये लार ग्रंथियां हैं जो मनुष्य के शरीर में 3 जोड़ी विकसित होती हैं, कुल संख्या की 6 होती है। इनके नाम क्या क्या हैं, एक अधोजीव्या लार ग्रंथि है, दूसरी अधोहनु लार ग्रंथि है, तीसरी कर्णमूल लार ग्रंथि है। ठीक है ना। इन लार ग्रंथियों से निकलने वाला पाचक रस कौन सा है, तो पाचक रस कौन सा है, लार। क्या है, लार, पाचक रस लार, या इसको हम लाला रस कहते हैं। इस लार नामक पाचक रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो एंजाइम कौन सा है, टायलिन। कौन सा एंजाइम है, टायलिन। टायलिन का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, टायलिन जो है वो भोजन के मंड को माल्टोज नामक मीठी शर्करा में परिवर्तित कर देता है। तो ये लार ग्रंथियों की संरचना हो गई, लार ग्रंथियों का वर्णन हो गया। इसमें एक चीज और जानने की नहीं है, इसमें एक ग्रंथि है जो कर्णमूल ग्रंथि, जो हमारे कान पीछे स्थित होती है। इसका कार्य तो समानता वाला ग्रंथि लार को सर्व करना ही है। और इसमें क्या होता है कि जब कभी कर्णमूल ग्रंथियां विषाणु संक्रमित हो जाती हैं, विषाणु संक्रमित हो जाने पर फूल जाती हैं। क्या जाती हैं, फूल जाती हैं। इनके फूल जाने के कारण, क्योंकि ये कान के नीचे से होती हैं, तो कान के आसपास का जो हिस्सा होता है वो फूला हुआ नजर आता है, चिकनाहट युक्त हो जाता है, जिससे पूरा ये कान का हिस्सा दर्द करता है और सूज जाता है। इस रोग को हम अपनी सामान्य भाषा में कंछाह कहते हैं, और इसको जो रासायनिक भाषा है, इसकी वैज्ञानिक भाषा है, उसमें इसको हम मम्स रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, मम्स रोग कहते हैं, या इसको हम कर्णमूल रोग भी कहते हैं। तो विषाणु संक्रमित हो जाने पर कर्णमूल या मम्स रोग हो जाता है, मम्स रोग हो जाता है। क्या रोग कहते हैं इसको, मम्स या कर्णमूल रोग कहा जाता है। और ये रोग कब होता है, जब कर्णमूल ग्रंथियां विषाणु संक्रमित हो जाती हैं, तो हमारे कान के पास का हिस्सा सूज जाता है, और इस रोग को हम कर्णमूल रोग या मम्स कहते हैं। इतनी जानकारी आपको ये लार ग्रंथियों के बारे में हो गई। तो आहार नाल से संबंधित जो पहली पाचक ग्रंथि थी वो कौन सी थी, वो थी लार ग्रंथि।
कौन सी ग्रंथि? लाल ग्रंथि, या इसको हम लाला ग्रंथि भी कहते हैं। लाला ग्रंथियों से स्रावित होने वाला जो पाचक रस है वो लाल है, या जिसको हम लाला रस भी कहते हैं। लाल में या लाला रस में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है टायलिन। टायलिन जो है वो भोजन के मंड को माल्टोज नामक मीठी शर्करा में परिवर्तित कर देता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद जो दूसरी लाल ग्रंथि, दूसरी पाचक ग्रंथि है, इसका नाम है यकृत। यकृत के बारे में आपने पढ़ा है। यकृत को लीवर कहते हैं इंग्लिश में, और इसका दूसरा नाम जिगर है, जिगर। तो ये हमारे पाचक पार्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है जो पूरी पाचन क्रिया को प्रभावित करती है। इसके बारे में आपने पढ़ा है कि यकृत शरीर में स्थित सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाले सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? यकृत है। क्या नाम है? यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। अब देखिए ये पाचन में क्या कार्य करती है। यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है। किस रस का? पित्त रस का निर्माण होता है। यकृत में बनने वाला पाचक रस कौन सा है? पित्त रस है। पाचक रस पित्त रस है। और इसके अलावा इसमें पित्त वर्णक भी निर्मित होते हैं। पित्त रस में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। ये केवल पित्त वर्णकों को पाचित करने का कार्य करती है। यकृत आपने डायग्राम बनाया था इसका, इस प्रकार का बनता है, और इसमें से एक छोटी सी थैली निकली होती है नीचे की तरफ, इस तरह से। ये यकृत है और ये है पित्ताशय। पित्ताशय गाल ब्लडर बोलते हैं इसको। तो पित्ताशय है, और ये जो नलिका है इस नलिका को कहते हैं पित्तवाहिनी। पित्त वाहिनी कहता है इसको। अब यहाँ पर पित्त रस का निर्माण होता है। पित्त रस निर्मित कहाँ होता है? यकृत में होता है, और यहाँ से बनकर ये इस नलिका के माध्यम से इस पित्ताशय की थैली में आकर एकत्रित हो जाता है, और आवश्यकता अनुसार ये इस पित्त वाहिनी से निकलकर ग्रहणी वाले पार्ट में आकर मिलता रहता है, जहाँ पर अपनी पाचन क्रिया ये संपादित करता है। तो यकृत का पित्त रस स्रावित करने के अतिरिक्त और कई सारे कार्य हैं, जिसमें से सबसे मुख्य कार्य हो जाता है फर्स्ट कार्य यकृत का कि पित्त रस का श्रावण करना। ये पहला कार्य इसका। दूसरा कार्य है ये कि हिपैरिन नामक पदार्थ का श्रावण करता है। हिपैरिन नामक पदार्थ का श्रावण करता है। हिपैरिन जो है वो रक्त का थक्का जमने में सहायक पदार्थ होता है। तो रक्त का थक्का जमने में सहायता करने के लिए यकृत में से हिपैरिन नामक पदार्थ स्रावित होता है। तीसरा है फाइब्रिनोजन। व प्रोथ्रोम्बिन
थ्रोम्बिन नामक प्रोटीन का स्राव करता है। ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ये तंतु है, फाइब्रिनोजन तंतु, और ये प्रोथ्रामिन प्रोटीन है जो यकृत में स्रावित होती है। और ये दोनों कारक भी रक्त का थक्का जमने में सहायक होते हैं। जब कभी हमारे किसी शरीर पर कोई घाव हो जाता है, कट फट जाता है, तो उस वाले भाग से खून जो है वो निकलने लगता है, तो वहाँ पर ये जो तंतु हैं, ये कारक हैं, ये अपना कार्य करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो ये फाइब्रिनोजन तंतु है उस कटे वाले पार्ट पर एक जाल बनाता है, कटे वाले पार्ट पर जाल बना लेता है। उसके बाद जब आरबीसी की कणिकाएं, रक्त की कणिकाएं उस घाव वाले पार्ट से निकलती हैं तो इसी तंतुओं में उलझ जाती हैं, उलझ कर इकट्ठा हो जाती हैं। तो वहाँ पर और सारे कारक भी कार्य करते हैं। प्लेटलेट कणिका होती है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है, प्रोथ्रामिन प्रोटीन होती है, और विटामिन के, ये सब चीज़ें मिलकर यहाँ से इस घाव पर रक्त का थक्का बना लेती हैं, खून का थक्का बना लेती हैं, जिससे खून का जो बहना होता है वो बंद हो जाता है। तो इस तरह से फाइब्रिनोजन तंतु और प्रोथ्रामिन प्रोटीन जो है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती हैं और कहाँ से स्रावित होती हैं, यकृत से स्रावित होती हैं। चौथा कार्य होता है इसका, यकृत वसा का इमल्सीकरण करता है, वसा का इमल्सीकरण करता है। वसा को जो है पाचित करके वशीय अम्लों में परिवर्तित कर देता है, इसमें वशीय अम्लों में परिवर्तित कर देता है। तो वसा को वशीय अम्लों में परिवर्तित करना ही इमल्सीकरण या पाचीकरण कहलाता है। पांचवा इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है यूरिया का संश्लेषण करना, यूरिया का संश्लेषण करना। यकृत जो है ये हमारे शरीर में जो जैविक क्रियाएं होती हैं, उन जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप एक अमोनिया नामक हानिकारक गैस बनती है। तो उस हानिकारक अमोनिया गैस को यूरिया में परिवर्तित कर देता है ये, और यूरिया के रूप में इसको शरीर से फिर बाहर निकाल जाता है उत्सर्जन क्रिया के माध्यम से। तो हानिकारक अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का कार्य करता है लीवर, यकृत करता है, ठीक है ना। तो यूरिया का संश्लेषण कहाँ से होता है, यकृत द्वारा होता है। छठवां कार्य इसका हो जाता है आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को, आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है, रूप में संचित करने का कार्य करता है। तो ये यकृत के महत्वपूर्ण कार्य होगी। पित्तरस का स्रावन करता है, पित्तनामक पदार्थ का उत्सर्जन करता है, फाइब्रिनोजन तंतु और प्रोथ्रामिन प्रोटीन का स्रावन होता है, इसमें से बनाता है ये। फिर वसा का इमल्सीकरण करता है, यूरिया का संस्करण करता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये, क्या बार बार पूछ जाता है कि यूरिया का संस्करण कौन से में होता है, कौन करता है, तो यकृत करता है। इसके बाद छठवां महत्वपूर्ण कार्य भी है कि आवश्यकता से अधिक जितना ग्लूकोज शरीर में जैविक क्रियाओं के लिए यूज होता है, उसके इतर जो बच जाता है उसको ये ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संचित कर देता है। और फिर जब कभी शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम पड़ती है तो वहाँ पर ग्लाइकोजन से पुनः ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होकर ये शरीर को उपलब्ध कराने का कार्य करता है। तो ये यकृत के महत्वपूर्ण कार्य हो गए। तो यकृत क्या है, यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और आहार नाल से जुड़ी हुई एक पाचक ग्रंथि है। इसमें से पित्त नामक पाचक रस का स्रावन होता है, इसमें से पित्त नामक पाचक रस का स्रावन होता है और पाचन की क्रिया को
संपादित करता है और पित्तरस पित्ताशय नामक जो थैली है वहाँ पर जाकर संचित होता है। तो ये चीज़ें यकृत से संबंधित हो गई। ये भी आप पढ़ लिए थे, नोट भी कर लिए होंगे, एक बार रिवाइज हो गया फिर से आपका। कल पाचक ग्रंथि से आगे, पाचक तंत्र के आगे जो तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये चीज़ें एक बार फिर से रिवाइज कर दी गई और इसको कायदे से समझ में सभी लोग तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया, तीसरी ग्रंथि है अग्नाशय। ये भी आहार नाल से संबंधित पाचक ग्रंथि है और महत्वपूर्ण ग्रंथि है। हमने पढ़ा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी जो पाचक ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। उसके बाद नंबर 2, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियों में नंबर 2 जो ग्रंथि है वो अग्नाशय। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। शरीर की सबसे बड़ी दूसरी पाचक ग्रंथि कौन सी है? वो अग्नाशय। अग्नाशय अग्नाशय को संपूर्ण पाचक ग्रंथि भी कहा जाता है। आपने पढ़ा था पहले, अग्नाशय को संपूर्ण पाचक ग्रंथि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसमें से स्रावित जो पाचक रस होता है उसमें जो अवयव पाए जाते हैं वो विभिन्न प्रकार जो अग्नाशय ग्रंथि से जो पाचक रस स्रावित होता है उसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं वो विभिन्न प्रकार के अवयवों को पाचित करने का कार्य करते हैं। इसीलिए इसको हम संपूर्ण पाचक ग्रंथि कहते हैं। नाशपाती के आकार की होती है, इसका आकार नाशपाती के आकार का होता है और यह एक मिश्रित ग्रंथि है। क्या है ये? मिश्रित ग्रंथि। अब मिश्रित ग्रंथि क्या होती है? मिश्रित ग्रंथि अभी आप आगे पढ़ेंगे कि मनुष्य के शरीर में जो ग्रंथियां हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, बहिःस्रावी ग्रंथियां होती हैं और फिर मिश्रित ग्रंथियां। मिश्रित ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियां भी होती हैं जिनके द्वारा स्रावित रसायन का वितरण सीधे रक्त में हो जाता है। सीधे रक्त में हो जाता है, अर्थात ये नलिका विहीन होती है। नलिका विहीन जो होती हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं और ऐसी ग्रंथियों से निकलने वाला रसायन जो है वो सीधे रक्त में मिल जाता है। ऐसी ग्रंथियों को हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। आगे पढ़ेंगे आप। बहिःस्रावी ग्रंथियां इसकी उल्टी होती हैं, ये नलिका युक्त होती हैं। नलिका युक्त ऐसी ग्रंथियां जिनसे निकलने वाला रसायन एक नलिका के माध्यम से अपने कार्यकारी अंग तक पहुंचता है, ऐसी ग्रंथियों को हम बहिःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। और मिश्रित ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियों से मिलकर बनी हुई होती हैं। ऐसी ग्रंथियों को हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो हमारे शरीर में केवल एक ही मिश्रित ग्रंथि है जिसका नाम है अग्नाशय। अग्नाशय, ये केवल एक ही ग्रंथि है हमारे शरीर में जो मिश्रित ग्रंथि है, अग्नाशय। अग्नाशय क्या है? कि मिश्रित ग्रंथि है। इसको मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियों से मिलकर बनी हुई होती है, इसलिए इसको हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अब देखिए, अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाला जो पाचक रस है, पाचक रस वो है अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस। अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाला पाचक रस अग्नाशयी रस। कौन सा रस है? अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस ये पाचक रस है जो इस पाचक ग्रंथि से निकलता है। इससे पहले भी जान लीजिए कि ये अग्नाशय ग्रंथि है और यकृत, ये दोनों ग्रहणी वाले पार्ट से जुड़ी होती है। ये ग्रहणी है जो सी के आकार की संरचना होती है, सी के आकार की संरचना, इसमें ही यहाँ की इस तरह से आपका ये अग्नाशय लगा होता है
और ऐसे निकलकर बाहर यहाँ पे ये आपका यकृत लगा होता है ऐसे। तो ग्रहणी से संबंधित दो पाचक ग्रंथियां होती हैं, अग्नाशय और यकृत। तो इस अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाला पाचक रस कौन सा है? अग्नाशयी रस है। कौन सा रस है? अग्नाशयी रस है। अब इस अग्नाशयी रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाएंगे या विकर पाए जाएंगे? तो इसमें से जो एंजाइम पाए जाते हैं अग्नाशयी रस में वो 4 होते हैं। सबसे पहला है ट्रिप्सिन। अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन। अग्नाशयी रस में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो ट्रिप्सिन, दूसरा काइमोट्रिप्सिन, फिर अग्नाशयी, लाइपेज और फिर अग्नाशयी एमाइलेज। अग्नाशयी एमाइलेज। तो अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले 4 एंजाइम हैं, 4 विकर हैं जो भोजन की विभिन्न अवयवों को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, वसा को पाचित करने का कार्य करते हैं। तो ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को पाचन करता है। काइमोट्रिप्सिन ये भी प्रोटीन को पाचन करता है, ये वसा का पाचन करता है और ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इस तरह से ये विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम हैं ये भोजन की विभिन्न अवयवों को पाचित करने का कार्य करते हैं। जितने भी 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं ये सब प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो प्रोटीन को ये पेप्टोन्स में चेंज करते हैं, पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देते हैं। वसा का पाचन जो होता है तो ये वशीय में चेंज होते हैं, वशीय अम्ल, और कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो मार्गदोष के रूप में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। इस तरह से अग्नाशयी रस में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो ये हैं और ये इस प्रकार के विभिन्न अवयवों को पाचित करने का कार्य करते हैं। इसके बाद देखिए अग्नाशय ग्रंथि में छोटी छोटी कोशिकाओं के, इस तरह की छोटी छोटी कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाओं की समूह मिलते हैं। समूह इस तरह से ऐसे बहुत से छोटी कोशिकाएं होती है, लाखों कोशिकाओं के सूक्ष्म समूह होते हैं और इन छोटी छोटी कोशिकाओं की, लाखों कोशिकाओं के समूह को हम कहते हैं लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, द्वीपिका कहा जाता है, लैंगरहैंस की द्वीपिका कहा जाता है। अग्नाशय में पाई जाने वाली छोटी छोटी लाखों कोशिकाओं के समूह को लैंगरहैंस की द्वीपिका कहा जाता है और ये इनका जो निर्माण होता है वो अल्फा, बीटा और गामा कोशिकाओं से होता है। अल्फा, बीटा और गामा कोशिकाओं से होता है। अभी जो पढ़े आप कि अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशयी नामक पाचक रस स्रावित होता है, तो जो अग्नाशयी पाचक रस स्रावित होता है वो अग्नाशय के बहिस्रावी ग्रंथि वाले पार्ट से होता है, बहिस्रावी ग्रंथि वाले पार्ट से स्रावित होता है। और जो ये दूसरा अंतःस्रावी वाला पार्ट होता है
इसमें से कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। मैंने बताया आपको कि अग्नाशय में छोटी छोटी लाखों कोशिकाओं के समूह होते हैं जो लैंगरहैंस की द्वीपिका, जिन्हें हम लैंगरहैंस की द्वीपिका कहते हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में पाई जाती है, जिनका निर्माण अल्फा बीटा गामा कोशिकाओं से होता है। इसमें से जो अल्फा कोशिका है इसमें से ग्लूकैगान नामक हार्मोन स्रावित होता है। ग्लूकैगान नामक हार्मोन स्रावित होता है। ध्यान रखिए बहिस्रावी ग्रंथियों से जो रसायन निकलते हैं उनमें एंजाइम होता है, वो एंजाइम होते हैं, और जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन निकलते हैं, रसायन निकलते हैं, वो सब हार्मोन है। तो अंतःस्रावी भाग से निकलने वाला जो रसायन है उनमें जो इसकी अल्फा कोशिका है उससे ग्लूकैगान नामक हार्मोन निकलता है, और जो बीटा कोशिका है उससे इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। तो इंसुलिन और ग्लूकैगान नामक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो बताएंगे हम कि अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होते हैं। अगर पूछा जाए किस द्वीपिका से स्रावित होते हैं तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से स्रावित होते हैं। किस कोशिका से निकलते हैं तो ग्लूकैगान जो है वो लैंगरहैंस की द्वीपिका की अल्फा कोशिका से निकलता है, और इंसुलिन जो होता है वो बीटा कोशिका से निकलता है। अब इनके कार्य क्या क्या है? इंसुलिन की कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है। कौन सा? इंसुलिन कमी से मधुमेह नामक रोग होता है, जिसे हम डायबिटीज बोलते हैं। मधुमेह में शुगर जो है वो नंबर 1 के साथ शरीर से बाहर निकलने लगता है, जिसको हम मधुमेह रोग कहते हैं। तो ये इंसुलिन के कारण होता है, इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इसके बाद इसका दूसरा कार्य होता है इंसुलिन का कि आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। आप कहेंगे कि अभी आपने बताया था कि यकृत करता है, तो यकृत भी करता है और इंसुलिन भी करता है। यकृत एक ग्रंथि है। अगर पूछा जाए आपसे कि उस ग्रंथि का नाम बताइए जो आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करती है, तो बताएंगे आप यकृत। और हार्मोन पूछा जाए तो बताएंगे आप इंसुलिन की। वह कौन सा हार्मोन है जो आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है? तो वो इंसुलिन होगा। कौन सा होगा? इंसुलिन। तो इंसुलिन नामक हार्मोन अग्नाशय नामक ग्रंथि से स्रावित होता है, और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? वो मधुमेह रोग है। मधुमेह रोग है। ग्लूकैगान क्या करता है? ग्लूकैगान का कार्य होता है ये ग्लाइकोजन जो इंसुलिन ने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित किया था, उसी ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करने का कार्य करता है ग्लूकैगान। ठीक है ना? इतनी चीजें हो गई। तीसरी जो पाचक ग्रंथि थी आहार नाल से संबंधित वो अग्नाशय है। अग्नाशय को संपूर्ण पाचक ग्रंथि कहा जाता है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। ये चीजें आपको याद रखनी है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है और इसे संपूर्ण पाचक ग्रंथि भी कहा जाता है। इससे निकलने वाला जो पाचक रस है वो अग्नाशयी रस है, जिसमें 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं: ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, अग्नाशयी लाइपेज, अग्नाशयी माइलेज, जो विभिन्न प्रकार के अवयव को पाचित करते हैं। इसके बाद अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो बहिस्रावी और अंतःस्रावी 2 प्रकार के ग्रंथियों से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसको हम ग्रंथि कहते हैं। बहिस्रावी ग्रंथि से अग्नाशय रस निकलता है इसमें से, और जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो अल्फा बीटा गामा कोशिकाओं से बनी होती है, जिसमें छोटी छोटी लाखों कोशिकाओं के समूह होते हैं, जिनको हम लैंगरहैंस की द्वीपिका कहते हैं। और लैंगरहैंस की द्वीपिका का निर्माण अल्फा बीटा गामा कोशिकाओं से होता है, जिसमें अल्फा कोशिका से ग्लूकैगान नामक हार्मोन निकलता है और बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। इंसुलिन की कमी से अगर शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी हो जाए तो मनुष्य में मधुमेह नामक रोग हो जाता है, जिसको हम डायबिटीज बोलते हैं। इसमें नंबर 1 के साथ शर्करा जो है वो अधिक मात्रा में, ग्लूकोज जो है अधिक मात्रा में शरीर से बाहर निकलने लगता है, जिसको मधुमेह रोग कहते हैं। इसके बाद इंसुलिन जो होता है वो आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। ग्लूकोज को ग्लूकोज
कोष को परिवर्तित करता है ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है इंसुलिन। तो उसका दो कारण, फर्स्ट इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, और दूसरा क्या करता है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। जो ग्लूकागॉन नामक हार्मोन है जो अल्फा कोशिका से निकलता है, इसका कार्य होता है कि इंसुलिन ने जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज किया था, तो ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को पुनः ले जाकर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। तो ये आहार नाल से संबंधित पाचक ग्रंथियां हो गई। आहार नाल से संबंधित पाचक ग्रंथियां तीन प्रकार की, लाल ग्रंथियां या लाला ग्रंथियां, यकृत या लीवर या लीवर कहते हैं, और तीसरी थी अग्नाशय ग्रंथि। इन तीनों के बारे में आपने विस्तृत से जानकारी हासिल की। आशा है कि आपकी समझ में बातें आई होंगी, पहले भी आपने पढ़ा है इसको। जो जो चीज़ें बताई गई उसको आप कायदे से कंठस्थ कर लेंगे, और इस पर आधारित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आप हल करने की कोशिश करेंगे। आगे जो भी समस्या होगी इससे संबंधित वो आपको बताई जाएगी, या उसको आकर आप विद्यालय में समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। कल पाचन तंत्र से आगे की चीज़ें बताई जाएगी, क्योंकि पाचन तंत्र बता दिया गया था, ये केवल आज आपको रिवाइज किया गया है, दोबारा बताया जा रहा था, जिससे आप रिवीजन हो जाए। कल पाचन तंत्र से आगे जो भी तंत्र होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, किताब में देखेंगे और उसको आप पढ़ेंगे, जिससे कल बताया जाए तो आपकी चीज़ें अधिक से अधिक समझ में आए। चलिए बस बंद कीजिए। ओके।